आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। और मैं आप सभी का नेमा दर्पण के साप्ताहिक साहित्यिक मंच काव्यांजलि पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ काव्यांजलि के सारे संचालकों को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। प्रभु अंकल को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मंच के सहारे हम सभी को अपनी रचनाएं सुनाने का मौका दिया। तो ये जो मेरा काव्य पाठ है, ये शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपना एक सूक्ष्म परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रविंद्र गुप्ता है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती मीना गुप्ता है। और मेरे इस लाइव प्रोग्राम पर मेरी कविताओं को सुनने के लिए जितने भी श्रोता आए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी हैं, उनकी आराधना करना चाहती हूँ। उनकी आराधना में कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। कि हे ज्ञान दायिनी पतित पावनी पुस्तक वीणा माँ भवानी, वेद बखानी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मापुत्री माँ भवानी, स्फटिक धारिणी अलग जागिनी श्वेतांबर धारिणी माँ भवानी, हंस वाहिनी मधुर भाषिणी वीणा पाणी माँ भवानी, जही पर तेरी कृपा भवानी, होय ही मनु गुरु बड़ ज्ञानी, मोहु कर कृपा करहु महारानी, शत शत तेरा नमन भवानी। आप सभी का थैंक यू कि आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए ताकि आप लोग मेरी रचनाओं को सुन सके, उसे महसूस कर सके और उसके प्रति, मेरी शब्दों के प्रति आप तो मैं सबसे पहले कविता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जो कविता है और जो भी लेखन होता है, हम उसके सहारे अपने शब्दों को पिरोकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो कुछ ऐसे ही मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है अपने कुछ शब्दों में पिरो के, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं अपनी एक एक करके आपको सारी रचनाएं बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर एक रचना को मैंने शब्दों में पिरोकर अपनी भावनाओं को ही लिखा है। इनमें से कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियां हैं, तो कुछ एक छोटी शायरियां जो कि सकारात्मक विचार के ऊपर हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी पहली रचना से चालू करना चाहूंगी, जिसका नाम है जिंदगी। तो कुछ इस तरह है मेरी पहली रचना कि कभी फ़कीर सी है, कभी फ़कीर सी है तो कभी अमीर सी है, ए ज़िंदगी तू हाथों की लकीर सी है। कभी फ़कीर सी है तो कभी अमीर सी है, ए ज़िंदगी तू हाथों की लकीर सी है। बैकग्राउंड में से जो आवाज़ आ रही है उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि
घर के सामने हमारे पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ अनाउंसमेंट्स चलते हैं। तो कभी फ़कीर सी है, कभी अमीर सी है, ए ज़िंदगी तू हाथों की लकीर सी है, कभी बनती है तो कभी बिगड़ जाती है, कभी बनती है तो कभी बिगड़ जाती है, कभी संभलती है तो कभी फिसल जाती है, कभी बनती है तो कभी बिगड़ जाती है, कभी संभलती है तो कभी फिसल जाती है, कभी गुमनाम सी है तू ज़िंदगी तो कभी विख्यात सी है, कभी गुमनाम सी है तो कभी विख्यात सी है, कभी अपनी सी है तो कभी बेगानी सी लगती है, कभी अपनी सी है तो कभी बेगानी सी लगती है, कभी रोज़ सफ़र करवाती है, कभी रोज़ सफ़र करवाती है तो कभी थक कर बैठ जाती है तू ज़िंदगी, कभी अपनों के साथ गुज़र जाती है, कभी अपनों के साथ गुज़र जाती है तो कभी अपना छूटने का गम दे जाती है तू ज़िंदगी, कभी हवाई जहाज़ सी आसमां के अरमानों में खो जाती है, कभी हवाई जहाज़ सी आसमानों के अरमानों में खो जाती है, तो कभी कटी पतंग सी है तू ज़िंदगी, तो कभी कटी पतंग सी है तू ज़िंदगी, कभी सोने के भाव सी अनमोल है, कभी सोने के भाव सी अनमोल है, तो कभी पीतल जो चलन में नहीं, कभी सोने के भाव सी अनमोल है तो कभी पीतल जो चलन में नहीं, कभी बालकों सी बार बार भूल कर आती है, कभी बालकों सी बार बार भूल कर आती है, तो कभी बुजुर्गों सा अनुभव दे जाती है। जिंदगी ना जाने तू भी क्या चाहती है, कभी खुद को ख़त्म करना चाहती है, कभी खुद को ख़त्म करना चाहती है, तो कभी खुद के होने का शुक्र मनाती है, कभी खुद को ख़त्म करना चाहती है तो कभी खुद के होने का शुक्र मनाती है तू ज़िंदगी, तू जैसी भी है ज़िंदगी, ए ज़िंदगी हमें जीने का तू हुनर सिखाती है, ए ज़िंदगी हमें जीने का तू हुनर सिखाती है। तो ये थी मेरी रचना ज़िंदगी के ऊपर। इसमें वो सारे भावों की अभिव्यक्ति है जिसको पढ़कर आप ये अपने अमल में ला सकते हैं कि कभी हम ज़िंदगी कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाती है और कभी ज़िंदगी कितनी लाचार हो जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है। पर फिर भी हम जब भी इसे ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ज़िंदगी का होने का हमें शुक्र होता है कि हम जिंदा हैं तो ऐसा हो गया, कि आज ज़िंदगी है तो ये हो गया। कभी हम बच जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ज़िंदगी, हमें बहुत शुक्र मनाना चाहिए कि ज़िंदगी हमें मिली है। तो ये थी मेरी रचना ज़िंदगी के ऊपर। तो अगली मेरी रचना है, अच्छा एक बात हम सभी ने नोटिस करी होगी कि जब हम घर में अपनी माँ को देखते हैं तो हमेशा हमने कभी अपनी माँ को बिन बिंदी नहीं देखा। हमेशा वो अपने माथे पर लाल बिंदी पहन के रखती हैं और हम हर माँ बिना बिंदी के हमने कभी नहीं देखी है। तो मेरी अगली रचना है वो माँ की बिंदी के ऊपर है। तो मेरी रचना कुछ इस तरह है कि थैंक यू सो मच हरे राम जी। तो मेरी ये जो रचना है वो माँ की बिंदी के ऊपर है कि हर सुबह मेरी माँ जब लाल बिंदी लगाती है, हर सुबह मेरी माँ जब लाल बिंदी लगाती है, सारे घर की जिम्मेदारियाँ वो अपने माथे पर सजाती है। हर सुबह मेरी माँ जब लाल बिंदी लगाती है तो सारे घर की जिम्मेदारियाँ वो अपने माथे पर सजाती है। भले लाख गहनों से सजी हो, भले लाख गहनों से सजी हो, उसे
बिंदी बिन कुछ खटकता है। भले लाख गहनों से सजी हो, पर उसे बिंदी बिन कुछ खटकता है। हजारों के गहनों के आगे, हजारों के गहनों के आगे चंद पैसों की बिंदी का होना ज़रूरी सा लगता है। हजारों के गहनों के आगे चंद पैसों की बिंदी का होना ज़रूरी सा लगता है। पूछो तो कहती है कि बिन बिंदी ये माथा सूना सा लगता है। पूछो तो कहती है कि बिन बिंदी ये माथा सूना सा लगता है। शायद बिंदी को उसकी या उससे बिंदी की आदत पड़ी है। शायद बिंदी को उसकी या उससे बिंदी की आदत पड़ी है। शायद बिंदी से उसकी कई यादें जुड़ी हैं। शायद बिंदी से मेरी माँ खुद को पूरा समझती है। शायद बिंदी से मेरी माँ खुद को पूरा समझती है। पूछो तो कहती है बिन बिंदी वो खुद को अधूरा सा समझती है। एक समय था जब वो माथे की बिंदी शौकिया तौर पर लगाती थी। एक समय था कि वो माथे की बिंदी शौकिया तौर पर लगाती थी। अब वो माथे की बिंदी रोज़ बदलती है। एक समय था जब वो माथे पर बिंदी शौकिया तौर पर लगाती थी, पर अब वो माथे की बिंदी रोज़ बदलती है। और हाँ, पहले बिंदी से सिर्फ खूबसूरती बढ़ती थी। पहले बिंदी से सिर्फ खूबसूरती बढ़ती थी। खैर अब वो बिंदी के साथ उस पर नई जिम्मेदारी चढ़ती है। खैर अब हर बदलती बिंदी के साथ उस पर नई जिम्मेदारी चढ़ती है। समझ से परे है ये ख्याल, समझ से परे है ये ख्याल कि बिंदी से माथा, समझ से परे है ये ख्याल कि बिंदी से माथा या माथे पर बिंदी जंचती है। और कैसे वो एक बिंदी लगाकर अलग ही चमकती है। और कैसे वो एक बिंदी लगाकर अलग ही चमकती है। पूछो तो कहती है माथे बिंदी सजाकर हर औरत खूबसूरत लगती है। पूछो तो कहती है माथे बिंदी सजाकर हर औरत खूबसूरत लगती है। तो ये मेरी कविता थी जो कि माँ की बिंदी के ऊपर थी। हमने हमेशा अपनी माँ को बिंदियों में देखा है। ये बिंदियाँ उनके लिए एक जिम्मेदारी होती हैं, जिसके ऊपर मैंने अपनी रचना लिखी है। मैंने कहा था कि आप अपनी भावनाओं को शब्दों की अभिव्यक्ति किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आपकी भावनाओं का तो अंत नहीं है, पर उनको जब आप व्यक्त करने बैठेंगे तब आपके पास, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पास शब्दों का भी अंत नहीं होगा। थैंक यू सो मच मंजूषा जी, थैंक यू सो मच संगीता नेमा जी, थैंक यू प्रीति नेमा जी, थैंक यू रागनी नेमा जी, थैंक यू आनंद नेमा जी, थैंक यू बिंदु नेमा जी। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों को मेरी रचना इतनी पसंद आई। थैंक यू आशीष महाजन जी, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी रचनाओं को इतने अच्छे से सुन रहे हैं, इतने ध्यान से सुन रहे हैं। और आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप इसको अच्छे से सुन के इस पर ध्यान दे रहे हैं। थैंक यू सुषमा गुप्ता जी। तो मेरी जो अगली रचना है वो है कुछ ऐसे लोगों पर जो कि हमारे साथ हमेशा रहते हैं और कभी भी उनकी अच्छाई को नज़रअंदाज करके हमें उन्हें परखना नहीं चाहिए। ये कुछ उनके गुण होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इन गुणों को अगर आप किसी में देखते हैं तो बिल्कुल किसी भी हालत में उस इंसान को हमें परखना नहीं चाहिए। तो मेरी रचना कुछ इस तरह है कि परखना मत अगर कोई मिले ऐसा तुम्हें, परखना मत कि कोई मिलेगर ऐसा तुम्हें जो उदासी तुम्हारी मिटाकर
हल्का सा मुस्कुराकर तुम्हें अपने पास बुलाकर, जो उदासी को मिटाकर, हल्का सा मुस्कुराकर तुम्हें अपने पास, तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाकर, हल्की सी पीठ थपथपाकर कहे वो शख्स तुमसे, ये माथे की सलवटें तुझ पर अच्छी नहीं लगती, ये माथे की सिलवटें तुझ पर अच्छी नहीं लगती, ये उदासी, ये मायूसी तेरे चेहरे पर नहीं जचती, ये उदासी, ये मायूसी तेरे चेहरे पर नहीं जचती। क्यों चुप है तू, क्यों चुप है तू, किस बात का गम है, मुस्कुरा तो रहा है तू, मुस्कुरा तो रहा है तू, फिर आंखें क्यों नम है। मसला क्या है तेरी बेचैनी का, मसला क्या है तेरी बेचैनी का, क्या कोई परेशानी है। मसला क्या है तेरी बेचैनी का, क्या कोई परेशानी है। बयां तो कर, बयां तो कर हाले उदासी के पीछे, क्या कोई कहानी है। बयां तो कर हाले उदासी के पीछे, क्या कोई कहानी है। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी रचना कि ऐसा कोई इंसान मिले जो तुमसे ये सवाल पूछे तो बिल्कुल उसको कभी परखना मत, उसकी कभी कोई भी बात हो जाए पर उसके ऊपर कभी विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि ये जो सवाल, ये जो ख्याल जो लोग रखते हैं वो लोग सच में बहुत अनमोल होते हैं। तो मेरी अगली रचना कुछ उन यादों पर है कि आप जिन्हें कभी नहीं भूल सकते, और वो यादें हैं बचपन की। तो हमेशा क्या होता है, हमें हमेशा से बचपन याद नहीं रहता है, पर कभी कभी कुछ वाक़ये या किस्से ऐसे होते हैं जब हमें बचपन याद आता है। तो मेरी जो रचना है वो उन्हीं किस्सों के ऊपर है कि जब भी वो गठरी यादों की संदूक खुलती है तो उसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो मेरी रचना कुछ ऐसे है कि यादों के संदूक में छिपा रखा है बचपन, यादों के संदूक में छिपा रखा है बचपन, वो टूटे हाल में मेरे खिलौने, वो टूटे हाल में मेरे खिलौने कल भी मुस्कुरा रहे थे और आज भी, वो टूटे हाल में मेरे खिलौने कल भी मुस्कुरा रहे थे और आज भी उन्हें टूटे हाल में देखकर मैं, उन्हें टूटे हाल में देखकर मैं कल भी रो रही थी और आज भी। बचपन की याद में खोकर, बचपन की याद में खोकर भूल बैठी हूँ लड़कपन, बचपन की याद में खोकर भूल बैठी हूँ लड़कपन, यादों की संदूक में छिपा रखा है बचपन, यादों की संदूक में छिपा रखा है बचपन। वो बचपन के कपड़े, वो बचपन के कपड़े जिनको मैं पहनकर कल खुश हुआ करती थी, वो बचपन के कपड़े जिनको मैं पहनकर कल खुश हुआ करती थी, उन्हें माँ को दिखाकर मैं कल भी पूरे घर में नाच रही थी और आज भी। अब सुनिएगा, ये बहुत अच्छी लाइन है कि इन यादों ने शून्य किया है मेरा सहजपन, इन यादों ने शून्य किया है मेरा सहजपन, यादों की संदूक में छिपा रखा है बचपन। अब उन यादों में ढलकर वक्त जैसे रुक सा गया है, उन यादों में ढलकर वक्त जैसे रुक सा गया है,
वो गुल्लक की खनखनाहट, वो गुल्लक की खनखनाहट और वो ढेर सारी गाड़ियों की आवाज़ें, वो गुल्लक की खनखनाहट और वो ढेर सारी गाड़ियों की आवाज़ें जो चला करती थी घर में हर जगह। वो दिन भर खेल कूद में बीत जाया करता था, वो दिन भर खेल कूद में बीत जाया करता था। स्कूल जाना मानो, स्कूल जाना मानो एक सज़ा सा बन जाया करता था। वो दिन भर खेल कूद में बीत जाया करता था, स्कूल जाना मानो एक सज़ा सा बन जाया करता था। और वो दिन भर थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। वो दिन भर की फटकार का बुरा आखिर कौन मानता था, ये मन मौज लिए, ये मन मौज लिए हर स्थिति में बस उड़ना जानता था। और वो दिन भर की फटकार का बुरा आखिर कौन मानता था, वो दिन थे जब मन मौज लिए हर स्थिति में बस उड़ना जानता था। वो नानी की कहानियों में, ये ध्यान से सुनिएगा, वो नानी की कहानियों में छुपी गहराई मुझे आज समझ आती है। वो नानी की कहानियों में छुपी गहराई मुझे आज समझ आती है। ये कहानियाँ मुझे दुनियादारी सिखाती हैं। वो दादी के नुस्खे, वो दादी के नुस्खे आज भी हर बेअसर मर्ज में काम आते हैं। वो दादी के नुस्खे आज भी हर बेअसर मर्ज में काम आते हैं। उनकी देखभाल में हूँ, उनकी देखभाल में हूँ, मुझे यह एहसास दिलाते हैं। वो बेतुकी सी बातें करके मेरा हंसना मुझे अब भी हंसाता है। वो बेतुकी सी बातें करके मेरा हंसना मुझे अब भी हंसाता है। चोर सिपाही लुका छुपी आज भी मन को भाता है। चोर सिपाही लुका छुपी आज भी मन को भाता है। इन चंद पलों की यादों में, इन चंद पलों की यादों में मानो जी लिया हो मैंने फिर से अपना बचपन। यादों की संदूक में छिपा रखा है बचपन, यादों की संदूक में छिपा रखा है बचपन। तो मेरी ये रचना थी जो कि यादों की संदूक में छुपा रखा है बचपन, ये नाम से थी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी और मैं ये भी आशा करती हूँ कि मेरी ये रचना को सुन के आपको भी अपना बचपन याद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बचपन एक जैसा ही निकलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये बचपन का जो कविता है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं अगली कविता की ओर बढ़ती हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों के थोड़े कमेंट्स देख लेती हूँ। थैंक यू नितिन नेमा जी, थैंक यू सो मच भारती नेमा जी, थैंक यू विष्णु प्रसाद नेमा जी। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग कमेंट्स करके मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। भले ही रचनाओं के बीच में मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रही हूँ, पर लेकिन यकीन मानिए कि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ और आप लोगों के ये कमेंट्स देख के मुझे खुशी हो रही है कि मेरी रचनाओं को आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं। तो मेरी अगली रचना है, ये एक इशू है। ये रचना के माध्यम से मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो मेरा शीर्षक रचना का कुछ इस तरह है कि मैंने पूछा नारी से, मैंने पूछा नारी से क्या तेरा हाल है। मैंने पूछा नारी से क्या तेरा हाल है, क्या आज भी तू वही
निडर, स्वावलंबी और करुणा की मिसाल है। क्या आज भी तू वही निडर, स्वावलंबी और करुणा की मिसाल है? क्या आज भी तुझे देवी सा सम्मान मिलता है? क्या आज भी तुझे देवी सा सम्मान मिलता है? क्या आज भी मानव तुझे लक्ष्मी स्वरूप समझता है? क्या आज भी तुझे देवी सा सम्मान मिलता है? क्या आज भी मानव तुझे लक्ष्मी स्वरूप समझता है? क्या आज भी तेरी पौराणिक त्याग संघर्ष की कथाएं प्रचलित हैं? क्या आज भी तेरी पौराणिक त्याग और संघर्ष की कथाएं प्रचलित हैं? क्या आज भी वो जानते हैं कि तू पापियों का सर्वनाश करने अकेली ही काफ़ी है? क्या आज भी वो जानते हैं कि तू पापियों का सर्वनाश करने अकेली ही काफ़ी है? या आज भी तुझे कमज़ोर समझा जाता है? या आज भी तुझे कमज़ोर समझा जाता है? क्या आज भी तुझे कम आंका जाता है? क्या आज भी तुझे कम आंका जाता है? क्या आज भी तुझे दुनिया में आने से पहले मारा जाता है? क्या आज भी तुझे दुनिया में आने से पहले मारा जाता है? क्या तू स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी स्वतंत्र हो पाई है? क्या तू स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी स्वतंत्र हो पाई है? या आज भी चार दीवारी में कैद है तेरी ज़िंदगी? या आज भी चार दीवारी में कैद है तेरी ज़िंदगी? क्या वो आज भी जानते हैं कि तू सृष्टि का जीवन चक्र चलाती है? क्या वो आज भी जानते हैं कि तू सृष्टि का जीवन चक्र चलाती है? हर रिश्ते में बंध कर तू हर उस रिश्ते को निभाती है। क्या तू आज भी रसोई घर में उलझी है? क्या तू आज भी अपने मूल्य से अनजान है? क्या तू आज भी रसोई घर में उलझी है? क्या तू आज भी अपने मूल्य से अनजान है? कोई छुपी आवाज़ है तेरे अंदर, कोई छुपी आवाज़ है तेरे अंदर। तू क्या समझ पाती है? क्या अपने ख्वाबों की परवाज़ लिए, क्या अपने ख्वाबों की परवाज़ लिए तू ऊंचा उड़ पाती है? या तू है अब भी शून्य, या तू है अब भी शून्य और बन गई है दूसरी मानसिकताओं की कठपुतली? क्या तू है अब भी शून्य या बन गई है दूसरी मानसिकताओं की कठपुतली? सबकी फरमाइशें पूरी करते करते, सबकी फरमाइशें पूरी करते करते क्या तूने सुनी है अपने दिल की धड़कन कभी? सबकी फरमाइशें पूरी करते करते क्या तूने सुनी है अपने दिल की धड़कन कभी? तो सुन कभी तू आवाज़ अपनी, तो सुन कभी तू आवाज़ अपनी। तू है आदि शक्ति, बस खुद को समझ कभी। तू है आदि शक्ति, बस खुद को समझ कभी। तू है अभिमान, तू है अभिमान, अपने आप पर भरोसा रख। तू है अभिमान, अपने आप पर भरोसा रख। ये दुनिया की बातों में तू मत उलझ, ये दुनिया की बातों में तू मत उलझ। तो शून्य से लाख तक का सफ़र शुरू तो कर, तू शून्य से लाख तक का सफ़र शुरू तो कर। पहचान तेरे अंदर प्रतिभा की कमी नहीं, पहचान तेरे अंदर प्रतिभा की कमी नहीं। अब ये लाइनें ध्यान से सुनिएगा। ये युग शिव का नहीं, ये युग शिव का नहीं जो तेरे अस्तित्व का बोध कराएगा। ये युग शिव का नहीं जो तेरे अस्तित्व का बोध कराएगा। ये कलयुग है। यहाँ तू जितना दबेगी तुझे उतना दबाया जाएगा। 7 युगों में
ना कोई अर्धनारीश्वर था। 7 युगों में ना कोई अर्धनारीश्वर था और ना ही बन पाएगा। तो ये जो मेरी रचना थी वो नारी के ऊपर थी। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी रचना को इतना पसंद कर रहे हैं। ये वाली रचना हर रिश्ते में बनकर। थैंक यू सो मच विजय नेमा जी, थैंक यू रागनी नेमा जी, थैंक यू कृष्ण कुमार नेमा जी, थैंक यू राजीव दोषी अंकल जी। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू आशीष नेमा जी। कड़वे व सटीक प्रश्न, जी हाँ, अगर आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कविता या कुछ भी लेखन है, हम अपने मन से निकली आवाज़ लिखते हैं, और अगर हमारे मन में प्रश्न है तो हम क्यों ना पूछें। थैंक यू सो मच नितिन नेमा जी। तो मेरी अगली कविता है वो है रात के ऊपर। तो जो रात है उससे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। रात का वक्त ऐसा होता है जब हम अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाते हैं। मतलब जब हम सबसे दूर होते हैं सिर्फ अपने साथ कुछ वक्त के लिए, या फिर हम रात का जो वक्त रहता है वो काफ़ी अच्छा होता है हमारे लिए। हम अपना आत्मचिंतन कर सकते हैं उस वक्त में। तो रात के बारे में मेरी कविता है कि ना वो वक्त है ना वो मौसम, ना वो वक्त है ना वो मौसम, वो तो रात है जो हर रोज़ बेरंग सी आती है। ना वो वक्त है ना वो मौसम, वो तो रात है जो हर रोज़ बेरंग सी आती है, पर दुनिया को अपनी पनाह में लेकर एक मुकम्मल सा सुकून देकर, पर दुनिया को अपनी पनाह में लेकर एक मुकम्मल सा सुकून देकर नया दिन जीने की उम्मीद दे जाती है। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये कविता सुनकर आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये आपकी उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति है जो आप रात के समय सोचा करते हैं। तो ना वो वक्त है ना वो मौसम, वो तो रात है जो हर रोज़ बेरंग सी आती है, पर दुनिया को अपनी पनाह में लेकर एक मुकम्मल सा सुकून देकर नया दिन जीने की उम्मीद दे जाती है। इन रंगीन शामों से छुपी मेरी तन्हाई अक्सर ये रात पहचान जाती है। इन रंगीन शामों से छुपी मेरी तन्हाई अक्सर ये रात पहचान जाती है, और मेरे दिल से होकर मेरी आँखों तक मेरी उदासी, और मेरे दिल से होकर मेरी आँखों तक मेरी उदासी आंसुओं का ज़रिया लेकर छलक जाती है। वो देर रात तक खिड़की से मेरा चांद तकना, थोड़ी गुफ्तगू संग थोड़े सपने बुनना, टिमटिमाते तारों संग चमचमाते ख्वाब बुनना, मेरा कहना और उस चांद का सुनना। ये दिन भर के शोर में दबी सी मेरी आवाज़ अक्सर रात में साफ सुनाई देती है। जब अंगड़ाई लेती हूँ बाहें फैलाकर सुकून में, जब अंगड़ाई लेती हूँ बाहें फैलाकर सुकून में, तो उलझनें ज़रा दूर दिखाई पड़ती हैं। मानो ये दुनिया रुक सी जाती है रात के अंधेरे में, मानो ये दुनिया रुक सी जाती है रात के अंधेरे में, और दे जाती है पल दो पल का सुकून ये रात। दिन भले 4 लोगों में बट जाया करते हैं, दिन भले 4 लोगों में बट जाया करते हैं, पर ये रात सबकी अकेली ही आया करती है। तो ये जो रचना थी वो मेरी रात के ऊपर थी। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप लोग इससे अपने आप को रिलेट कर पाए होंगे। ये मेरे भाव हैं। मैं रात के इस
हर रात के बारे में मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि मतलब जब हम रात में होते हैं तब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरी जो अगली रचना है वो कुछ लोगों के बारे में है। वो कुछ लोग जिन्हें हम 4 लोग बोलते हैं। और ये रचना तो मैंने अभी लिखी है, मतलब अभी मुश्किल से ये लाइव शुरू होने के 15 मिनट पहले मुझे ऐसे ही याद आया तो मैंने ये रचना लिखी है। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। तो मेरी रचना कुछ ऐसे है कि वो कौन है, कहाँ मिलते हैं। वो कौन है, कहाँ मिलते हैं, वो 4 लोग कैसे दिखते हैं। वो कौन है, कहाँ मिलते हैं, वो 4 लोग कैसे दिखते हैं। क्या पड़ोस में है, क्या रिश्तों में। क्या पड़ोस में है, क्या रिश्तों में। क्या वो सच में है या महज सोच में है। क्या वो सच में है या महज सोच में। यहाँ तो हर दूसरे की नज़र में मुझे वो 4 लोग दिखते हैं। यहाँ तो हर दूसरे की नज़र में मुझे वो 4 लोग दिखते हैं। जब मेरी नज़र उनसे टकराती है और वो मेरे हर काम पर पैनी नज़र रखते हैं। जब मेरी नज़र उनसे टकराती है तो वो मेरे हर काम पर पैनी नज़र रखते हैं। मुझे अपना शुभचिंतक बताकर मुझ पर ही तंज कसते हैं। मैं जितना खुद को समझ ना पाई, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, कि मैं जितना खुद को समझ ना पाई वो बाबा धुनी अंतर्यामी मेरी शक्ल से समझते हैं। मैं जितना खुद को समझ ना पाई वो बाबा धुनी अंतर्यामी मुझे शक्ल से समझते हैं। अब नज़रों को उनकी हम भी क्या दोष दें। वो काजल को ही कालिक समझते हैं। अब ये लाइनें ध्यान से सुनिएगा। रोका राकी टोका टाकी इसकी उसको झोंका झाकी। रोका राकी टोका टाकी इसकी उसको झोंका झाकी। इसके घर में उसके घर में करते हैं ये ताका झाकी। रोका राकी टोका टाकी इसकी उसको झोंका झाकी। इसके घर में उसके घर में करते हैं ये ताका झाकी। इनके होते अनगिनत सवाल हैं, शादी करियर चापलूसी का काम है। इनके होते अलग सवाल हैं, शादी करियर चापलूसी का काम है। दूसरों की चौकीदारी में ये खो चुके हैं अपना मुकाम भी। दूसरों की चौकीदारी में ये खो चुके हैं अपना मकाम भी। ऐसे उठना ऐसे बैठना ना तुम करना ऐसा कोई काम। ऐसे उठना ऐसे बैठना ना तुम करना ऐसा कोई काम कि 4 लोगों की नज़र में आके वो कर दें फिर तुम्हारा नाम। कि 4 लोगों की नज़रों में आके वो कर दें फिर तुम्हारा नाम। तो ये मेरी रचना थी 4 लोगों के ऊपर। हमेशा हमें सबसे बड़ा रोग होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, अगर वो कहते भी हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये जो मेरी रचना थी मैंने कुछ ही वक्त पहले लिखी थी 4 लोगों के ऊपर। अच्छा, मेरी जो अगली रचना है वो अब आप जो भी मुझे सुन रहा है वो मुझे इस रचना को ख़त्म होते तक सुनते ही रहना, क्योंकि ये जो रचना है वो एक कविता में नहीं, एक कहानी में है। ये एक ऐसी कहानी है जिसको
मैंने भावों के साथ साथ एक दृश्य में लिखा है। इसके साथ एक दृश्य है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वो आप इमेजिन करिए कि वो दृश्य क्या होगा। कहानी की शीर्षक है ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम। तो कहानी कुछ ऐसे है कि आप लोग सीन बनाइएगा, मैं आपको सीन के मुताबिक बताती हूँ। उस दिन पूरा परिवार साथ बैठा था। शादी का माहौल था और रस्में चल रही थी और हम सब गोल घेरा बनाकर बैठे थे। कोई अपनी मेहंदी सुखा रहा था तो कोई घर परिवार की बातों में व्यस्त था। कोई इस विचार में कि शादी के तय दिन किस तरह दिखना है। घेरे में बैठे होने के कारण हम सब एक दूसरे की बातों पर ध्यान दे पा रहे थे। उस घेरे में सबसे ज़्यादा शोर आ रहा था, जैसे कोई चिड़ियाघर। अचानक पुरानी यादों की गुत्थी खुली तो कौतूहल भरे उस घेरे में जैसे मिनट भर के लिए सन्नाटा सा छा गया। मानो जैसे सब अपने से छोटे में अपने पुराने दिन खोजने लगे। तब पापा ने बताया कि वो भी हम जैसी मार खाते थे और एक बार तो पेपर वाले दिन पैसे चुराकर फिल्म देखने भी गए थे। मेरी नज़रें उन्हें अचंभे की प्रतिक्रिया से देख रही थी। तभी बुआ हंसकर बोल पड़ी कि हम बहुत झगड़ते थे, पर चिल्लम चिल्ली के बाद पिताजी के सामने चुप रहने का भी समझौता हो जाता था। हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुरानी यादों को कैमरे में कैद करके रखता है। हमारे भाई साहब ने सारी पुरानी तस्वीरें मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा दी और उस घेरे में बैठे हर इंसान को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया, जहां दादा और दादी तस्वीर में नहीं उनके साथ खड़े हुए थे, जहां ताऊजी के चेहरे पर छुर्रियां नहीं थी और सच बताऊं तो वो काफ़ी जवान लग रहे थे। माँ और ताई जी इतनी सुंदर कि किसी उस ज़माने की हीरोइन हो। तब पापा के माथे पर सलवटें नहीं थी। मेरे प्यारे भाई बहन जो मुझे बच्ची बोलते हैं, वो खुद मुझसे छोटे, किसी की गोद में थे तो किसी की उंगली थामे हुए थे। सब उन पुरानी यादों के सिरे बंधकर बातें बताकर मुस्कुरा रहे थे तो कभी बातें याद करके हंस रहे थे। किसी ने मास्टर जी की गाड़ी पंचर की थी तो किसी ने मोगरी का ही बेड बनाकर चौके छक्के लगाए थे, तो किसी ने बिना सीट की साइकिल पर सैर का लुत्फ उठाया था, तो किसी ने पतंग की लूट में दौड़ लगाई थी। किसी ने मास्टर जी की बातों का चित्र बनाकर कक्षा में धूम मचाई थी, तो किसी की बातों में मेले थे, तो किसी की यादों में गिल्ली डंडा, पिट्ठू, लंगड़ी, कंचा और आँख मिचोली थी, और किसी की यादों में मिट्टी के खिलौने थे, और किसी की यादों में अठन्नी भर से शहर खरीद लेने की रोशनी थी। तभी मानो वो गुजरा हुआ पल एक जीवंत याद बन गया। मानो वो गुजरा हुआ पल एक जीवंत याद बन गया हो, जो आज जिया तो नहीं जा सकता पर वापस लाया जा सकता है, सिर्फ यादों में। तभी नजरें घड़ी की ओर पड़ी। रात भी बहुत हो चुकी थी। अगले दिन बाकी रस्मों के लिए जल्दी भी तो जागना था। शायद वर वधू के लिए भी ये एकांत का पल ही था, वो भी एक याद बनकर रह जाता। जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो वहाँ सोने जा रहा था, पर हर एक चेहरा पर एक उन यादों की मुस्कान जैसे बैठ सी गई थी। होठों की मुस्कुराहट का खिंचाव सिरहाने रखे तकिया ही महसूस कर पा रहा था। सच में जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर वापस नहीं आते।
मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी नहीं, एक सीन था, मतलब इसमें ये बताया गया कि जब आप लोगों के साथ बैठते हो तब आपकी पुरानी यादें जैसे ही खुलती हैं वैसे आपको सब कुछ याद एकदम आंखों के सामने सब कुछ आ जाता है, और वो उन्हें हम जी तो सकते हैं पर सिर्फ आप यादों में जी सकते हैं, वो हमारे पास नहीं आ सकते। तो ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मुकाम, वो फिर वापस नहीं आते। थैंक यू सो मच सुबोध जी, थैंक यू सोनू नेमा जी, थैंक यू रागनी नेमा जी, थैंक यू सो मच नितिन नेमा जी। आप लोग इतना अच्छे कमेंट्स करके प्रोत्साहित करते हैं कि रचनाएं सुनाने में भी मज़ा आता है। मेरी अगली कविता है एक मार्मिक रचना है। छोटी है पर लेकिन इसको सुनकर आपको अच्छा, मतलब एक अच्छी अनुभूति होगी कि किसी ने कहा मुस्कुराते बहुत हो, दिल का दर्द छुपाना क्यों। मैंने कहा ये दुनिया नमक लिए बैठी है, फिर ये ज़ख्म दिखाना क्यों। हाँ, अगर मैं कह दूं कि मुझे दर्द है, फिर कोई नहीं पूछेगा कि क्या मर्ज़ है। मेरा दर्द पहचानने के लिए, दर्द है भी या नहीं ये सच जानने के लिए, मेरा घुटकर मरने का इंतज़ार क्यों। अरे बड़े अजीब हो यार, जिंदा हूँ तो कद्र नहीं मेरे जज्बात की, जो मुर्दा हो जाऊँ तो ये आंसू से भीगे रुखसार क्यों। जो अगर मर जाऊँ तो यूँ आंसू से भीगे रुखसार क्यों। थैंक यू सो मच नवीन नेमा जी, थैंक यू सो मच सुबोध जी, आशीष जी, नवीन जी, थैंक यू सो मच। मेरी अगली कविता है सामाजिक कविता है कि कुछ लड़कियां सब सहती हैं, कुछ लड़कियां सब सहती हैं, कुछ लड़कियां हर बात नहीं कहती हैं। कुछ लड़कियां सब सहती हैं, कुछ लड़कियां हर बात नहीं कहती हैं। आप बीती किसे बताएं गुमसुम रहती हैं, आप बीती किसे बताएं गुमसुम रहती हैं। सवाल उठाओ तो कहूँ क्यों चुप रहती हैं, सवाल उठाओ तो कहूँ क्यों चुप रहती हैं, ताकि ये समाज सुरक्षा के नाम पर उन्हें कैद ना करते। बताऊं, ताकि ये समाज सुरक्षा के नाम पर उन्हें कैद ना करते। वो तो क्या करें पूछो, तो क्या करें पूछो तो मैं बताऊं। वो जो चुप हैं उनकी आवाज़ सुनाओ। तो क्या करें पूछो तो मैं बताऊं, वो जो चुप हैं उनकी आवाज़ सुनाओ। जो कर सको तुम ऐसा काम कर दो, हमें कैद नहीं हमें आज़ाद कर दो। जो कर सको तुम कुछ ऐसा काम कर दो, हमें कैद नहीं हमें आज़ाद कर दो। निकल सके रात में हम भी, निकल सके रात में हम भी, तुम ऐसा माहौल कर दो। बचपन में चूल्हा चौका नहीं, स्कूल का रास्ता बताओ। निकल सकूं घर से बिन सोचे, निकल सकूं घर से बिन सोचे, अपनी ऐसी नज़रें बनाओ। पैदा होने से पहले मुझको मत मारो, पैदा होने से पहले मुझको मत मारो। बालिग होने से पहले ब्याह मत करो। मेरी सफलता देख सको ऐसी अपनी सोच बनाओ, मेरी सफलता देख सको ऐसी अपनी सोच बनाओ। मेरे इनकार को आदर दो, बदला मत बनाओ। मुझे क्या पहनना है ये मुझे मत बताओ, कैसे उठना कैसे बैठना है ये रीत मुझे मत समझाओ।
बुरी नज़रें संभालना खुद को और अपनों को सिखाओ। जो कर सको तो कुछ ऐसे काम कर दो, हमें कैद नहीं हमें आज़ाद कर दो। जो करना है तो कुछ ऐसे काम कर दो, हमें कैद नहीं हमें आज़ाद कर दो। थैंक यू सो मच रागनी नेमा जी, थैंक यू सो मच संध्या नेमा जी, थैंक यू सो मच प्रभु अंकल जी, थैंक यू सो मच प्रीति नेमा जी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी रचनाएं पसंद आई होंगी। तो मैं आखिर में अपनी आखिरी कुछ रचनाओं के साथ ये काव्यांजलि को अंतिम चरण तक पहुंचाना चाहूँगी, क्योंकि वक्त भी हो गया है। थैंक यू सो मच नवीन नेमा जी। तो मेरी आखिरी ये रचना है कि ना तू खुदा है ना तू खुदा है ना वो खुदा है, ना तू खुदा है ना वो खुदा है, फिर क्यों ये दम भरने चले हो। ना तू खुदा है ना वो खुदा है, फिर क्यों ये दम भरने चले हो। खुद खुदा भी ना कर पाया जो, खुद खुदा भी ना कर पाया जो, दुनिया को खुश करने चले हो। अब ये लाइन सुनिएगा, ना तू खुश होगा ना वो संतुष्ट होगा, ना तू खुश होगा ना वो संतुष्ट होगा, फिर क्यों अपनी ही दुनिया बेरंग करने चले हो। ना तू खुश होगा ना वो संतुष्ट होगा, फिर क्यों अपनी ही दुनिया बेरंग करने चले हो, और अपने हिस्से आए सारे रंग समेट कर इस बेकद्र सी दुनिया में रंग भरने चले हो। इस सफ़र में देखूं ज़रा कि तेरे क्या हाथ आता है। अगर कुछ नहीं तो फिर क्यों तू एक तरफा उम्मीद लगा जाता है। देखूं ज़रा कि खुद की खुशियों को नज़रअंदाज कर तू क्या खुद खुश हो पाता है, या दुनिया की हद से ज़्यादा फ़िक्र में तू खुद की भी फ़िक्र से बेफ़िक्र हो जाता है, या दुनिया की हद से ज़्यादा फ़िक्र में तू खुद की भी फ़िक्र से बेफ़िक्र हो जाता है। अब ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, ये आखिरी लाइन्स है कि दिमाग को समझाकर तुम दिल की समझने चले हो। दिमाग को समझाकर तुम दिल की समझने चले हो, और ना जाने क्यों ना पागल से ज़्यादा ना मजाक से कम बनने चले हो, और ना जाने क्यों ना पागल से ज़्यादा ना मजाक से कम बनने चले हो। तो ये मेरी रचना थी कि हम कितनी ही कोशिश कर लें, हम किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। सामने वाला सिर्फ तब तक आपके साथ खुश रहेगा जब तक आप वो चाहता है, तब तक नहीं जब तक कि आप चाहते हो। तो कभी भी हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हमें किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम उम्मीद लगाते हैं, जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, जब हम एक हाथ बढ़ाते हैं, तो या तो हम पागल होते हैं या तो हम एक मजाक बन के रह जाते हैं। थैंक यू सो मच विजय नेमा जी। तो मेरी ये कुछ रचनाएं थी। कुछ एक रचना है जो मुझे अभी दिखी है, मैं आप लोगों को वो भी सुनाना चाहूँगी कि वो रचना कुछ ऐसी है, हौसले के ऊपर है वो रचना, कि आप लाइफ में कभी भी अकेला अलोन फील करते हो, या कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जहाँ प्रॉब्लम्स ना हो, पर लेकिन अगर हम हौसला नहीं छोड़ेंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी छोटी हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह है कि भले सब छूट जाए, तुम हौसला मत छोड़ना, तुम
कमज़ोर हो ये बात अब कह कर मत बोलना। गर कुछ छीना है उसने उस पर उम्मीद मत तोड़ना, कल बेहतर होगा शायद, कल बेहतर होगा शायद, यह उम्मीद मत छोड़ना। यहाँ से अपनी ज़िंदगी को एक नई राह में मोड़ना। और फिर जब तुमको कभी लगे कि अंधेरा सा छाया है, मुसीबतों का बादल आज फिर उमड़ आया है, जब लगे कि ये जीवन फिर डगमगाया है। चार लोगों की बातें सुनकर अपने भाग को मत दोष देना। वो क्या जाने पीड़ा तुम्हारी, तुम खुद को ही संभाल लेना। वो क्या जाने पीड़ा तुम्हारी, तुम खुद को ही संभाल लेना। भले सब छूट जाए, तुम आगे बढ़ना मत छोड़ना। भले सब छूट जाए, तुम आगे बढ़ना मत छोड़ना। थक जाओ गर कभी तो ये बात कहकर मत बोलना। थक जाओ गर कभी तो ये बात कहकर मत बोलना। तो मेरी ये रचना थी जिसका शीर्षक था कि कहकर मत बोलना। यहाँ हर इंसान अकेला है, हमें कोई भी परेशानी है हम किसी से नहीं कह सकते, क्योंकि जो परेशानी हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारे साथ हुआ है, वो हम किसी के साथ बांट नहीं सकते। और वो जब तक उसके साथ घटित नहीं हो जाता तब तक उसे कभी समझ में नहीं आता। तो अगर कभी थक भी जाओ ना, तो कहकर मत बोलना। एक मेरी छोटी रचना है कि ये खूबसूरती के ऊपर है। मेरी रचना को अपनी हर एक रचना को एक अलग अलग टॉपिक पे लिखा है कि मतलब मैं जितने महसूस कर सकती हूँ टॉपिक, मैंने उन सारे टॉपिक्स को अपनी एक एक रचना बना ली है। कि जब मैं कुछ सोचती हूँ, जब हम कुछ भी सोचते हैं तो हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। हम वो हर किसी से नहीं बोल सकते, पर हाँ हम उन्हें लिखकर ज़रूर अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो क्या खूबसूरती को चेहरे से आगे नापा है? क्या खूबसूरती को चेहरे से आगे नापा है? क्या कभी रंग बिन देखे किसी के मन में झांका है? क्या कभी खूबसूरती को चेहरे से आगे नापा है? क्या कभी रंग बिन देखे किसी के मन में झांका है? खूबसूरत सी इस दुनिया में बदसूरती हमसे ही तो आई है। खूबसूरत सी इस दुनिया में बदसूरती हमसे ही तो आई है। और ये खूबसूरती के पैमानों की तालिका, और ये खूबसूरती के पैमानों की तालिका हमने ही तो बनाई है। एक बात है कि खूबसूरती मेरी नज़र में क्या है। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि खूबसूरती मेरी नज़र में कुछ इस तरह है कि निगाहें खूबसूरत ना सही, अगर निगाहों में खूबसूरती हो तो तुमसे खूबसूरत और कोई नहीं। एक बार फिर बोलूँगी कि निगाहें खूबसूरत ना सही, अगर निगाहें खूबसूरत ना सही, अगर निगाहों में खूबसूरती हो तो तुमसे खूबसूरत और कोई नहीं। थैंक यू सो मच रागनी नेमा जी, थैंक यू सो मच सुबोध जी, थैंक यू सो मच प्रवीण नेमा जी, थैंक यू सो मच नितिन नेमा जी। आप लोग बहुत ज़्यादा इस पूरे कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी हर रचना को इतने अच्छे से सुना है, मेरी हर रचना पे इतना ध्यान दिया है। आप लोगों के इन कमेंट्स के कारण, इतने सराहनाओं के कारण ही मैं अपनी सारी रचनाओं को एकदम फ्लो में बोल पाई हूँ बिना हिचके, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरी रचनाएं सुन रहे हैं। मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी फिर से कि आप सभी ने मेरी इन रचनाओं को सुना और सराहा। और अगर आप लोगों ने मेरी रचनाओं से खुद को रिलेट किया हो तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लिखने वाला
यही सोचकर लिखता है कि जो पढ़ेगा वो उन चीज़ों को महसूस कर पाए। इसी के साथ मैं आप सभी को शुभ रात्रि बोलना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेमा दर्पण की संचालक टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक मंच बनाया जहाँ पर सब अपना कविता पाठ करके अपनी रचनाओं को सुना सकते हैं, अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सभी ने मेरे लाइव को इतने इत्मीनान से सुना, मेरी सारी रचनाओं को सुना। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आप सभी को शुभ रात्रि बोलना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण।